है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक गाइस। प्लीज़ फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर। विंग, जिसे नी हुसैन का कॉल आया था और उसने बिना किसी की परवाह किए उस कॉल को ना सिर्फ पिक किया था बल्कि वो साइड में जाकर उससे हैप्पीली बातें भी कर रहा था, जिसे देखकर हर कोई अपसेट हो चुका था क्योंकि पहले विंग उनके साथ भी कुछ ऐसा ही बर्ताव करता था। पर आज ये विंग बिल्कुल डिफरेंट है। उनके साथ जितना कोल्ड बिहेव कर रहा है उतना ही नी फैमिली के साथ विंग हैप्पीली बातें कर रहा है। इस बात का सबको कहीं ना कहीं अफसोस तो था, पर वहाँ सबसे ज़्यादा जो इन बातों को देखकर हर्ट हो रहा था वो था लान वांगजी। लान वांगजी सोच रहा था कि कैसे 2 साल पहले उसकी हैप्पी लाइफ एक ही रात में ड्रंकन मिस्टेक की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। कैसे वो पर्सन जिससे वो हद से ज़्यादा प्यार करता है आज वो उसका नहीं है। जिसकी हंसी खुशी सिर्फ वांगजी से थी, आज वांगजी उसकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करता। इसे देखकर आज लान वांगजी हद से ज़्यादा अपसेट था। वो विंग को खुश देखकर तो खुश था, पर यह खुशी उसके लिए नहीं थी, ये देखकर वो दुखी था। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। करीबन आधे घंटे लगातार विंग नी हुसैन, नी मिंजू, वेनिंग और मेंग्याओ से बातें कर रहा था। कुछ देर बाद विंग को रियलाइज होता है कि अभी नाइट ज़्यादा हो चुकी है, उसे अपने अपार्टमेंट में जाना है। इसीलिए वो नी मिंजू को होल्ड करने के लिए कहता है और बाकी इन सब के पास आता है, मतलब डाइनिंग टेबल के पास। वो वी चांसे की तरफ देखता है और फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ऑलरेडी नाइट हो चुकी है, मुझे घर निकलना है, थैंक्स फॉर डिनर। इतना बोलकर विंग बिना किसी और का रिप्लाई सुने सीधा पलटता है और फिर से अपने कॉल को कंटिन्यू करते हुए नी मिंजू से कहता है, हाँ बोलो गग। नी मिंजू, जिसने अभी पूरी बात सुनी थी, वो विंग से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नाइट नहीं हो चुकी है तो अकेले जाओगे। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, ग, आपका विंग इतना भी कमज़ोर नहीं है कि उसे अब कोई हाथ लगा सके। ये सुनकर नी मिंजू और बाकी सब भी हंसने लगते हैं। विंग ऐसे ही जाते हुए भी सबसे बातें कर रहा था और वो कार में भी इनफैक्ट इन सब से बातें ही कर रहा था। विंग तब तक नी मिंजू का कॉल बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं करता जब तक वो अपार्टमेंट तक नहीं पहुंच जाता, और बाद में जाकर कहीं विंग ने अपार्टमेंट में पहुंचकर कॉल डिस्कनेक्ट किया था और वो सीधा फ्रेश होकर सोने जा चुका था। विंग पीसफुली सोया हुआ था। अचानक रात को 3 बजे विंग का मोबाइल रिंग करने लगता है। विंग अभी नींद में था, इसीलिए वो अपने हाथ से इधर उधर मोबाइल को ढूंढता है और बाद में उसे वैसे ही अपनी क्लोज आइज से पिक कर लेता है। जैसे ही विंग ने कॉलर की बात सुनी थी वो टोटली शॉक हो चुका था और अपने बेड पर एक ही झटके में उठकर बैठ चुका था। विंग सीधा अपने कार की कीज लेता है और अपार्टमेंट को लॉक कर सीधा वे मेंशन की तरफ तेजी से ड्राइव करने लगता है, क्योंकि विंग की मदर ने विंग को बताया था कि अचानक विंग के फादर की कंडीशन अनस्टेबल हो चुकी है और वो लगातार विंग को बुला रहे हैं। ये सुनकर विंग खुद को बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाया और वो थोड़ी ही देर बाद वे मेंशन के सामने था। विंग भागते हुए वे मेंशन के अंदर जाता है। वो देखता है कि अभी भी लैंस, जिन्स, जियांग्स, वेंस और वे सब वही है। इनफैक्ट वो सब लिविंग हॉल में बैठे हुए हैं। विंग भागते हुए अंदर जाता है और कांसे सरन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या वो ठीक है। सबका ध्यान अचानक विंग की तरफ जाता है, क्योंकि विंग तेजी से भागते हुए आया था और वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा था। साथ ही वो कितना कंसर्न है ये उसके फेस पर साफ नज़र आ रहा था। विंग इतना जल्दबाजी में आया था कि विंग ने अपना नाइट सूट तक चेंज नहीं किया था, वो वैसे ही भागते हुए आ चुका था। कांसे सरन विंग की तरफ देखती हैं और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहती हैं, डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं। विंग जैसे ही ये सुनता है वो नोट करता है और भागते हुए अपने डैड के रूम की तरफ जाने लगता है। विंग
रूम के बाहर खड़ा हो चुका था और डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही विंग वहाँ गया था, बाकी सब भी उसके पीछे ही जा चुके थे। करीबन 15 से 20 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आता है और जैसे ही डॉक्टर को विंग देखता है, विंग उनके पास भागते हुए जाता है और उन्हें अपनी कंसर्न वॉइस में पूछता है, वो क्या वो ठीक है? डॉक्टर विंग की तरफ देखता है और उन्हें पॉइंट करते हुए कहता है, आप। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और अपनी आईज क्लोज करके कहता है, मैं उनका बेटा हूँ। वो डॉक्टर विंग की तरफ देखता है और कहता है, तो क्या आपका नाम विंग है? विंग तुरंत नोट करता है। वो डॉक्टर विंग की तरफ देखते हुए कहता है, एक्चुअली पेशेंट को आप ही की ज़रूरत है, वो लगातार आपका ही नाम ले रहे हैं। ये जैसे ही विंग सुनता है, वो तुरंत डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? डॉक्टर नोट करते हैं तो विंग तुरंत उन्हें साइड में करके अंदर रूम में चला जाता है। विंग देखता है कि उसके फादर से उनकी बॉडी से बहुत सारी मशीन्स फिर से अटैच हो चुकी हैं। पहले जो वो विंग को देखकर थोड़ा बहुत घूमने लगे थे, वो सब फिर से बंद हो चुका है और फिर से उसके फादर के फेस पर वही ऑक्सीजन मार्क्स था। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था और वो अपने फादर का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वी चांद से विंग की तरफ देखते हैं, वो विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते हैं और उस हाथ को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। विंग भी अपने फादर के पास चला जाता है और वही बैठ जाता है। विंग के फादर अपना ऑक्सीजन मास्क हटाने की कोशिश कर रहे थे। विंग उन्हें ऐसे करने से रोकता है, फिर भी वीचान से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। विंग अपने ईयर को थोड़ा वीचांसे के माउथ के पास लेके जाता है तो वीचांसे विंग को ही पुकार रहे थे। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और अपनी फादर की तरफ वरीडली देखते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं यही हूँ, आप टेंशन मत लो, प्लीज़ सो जाओ, सब ठीक है। वीचांसे वैसे ही विंग का हाथ पकड़ के अपनी आइज़ बंद क्लोज कर लेते हैं और वो सो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर ने उन्हें स्लीपिंग पिल्स दी थी। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आते हैं और वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, एक्चुअली इन्हें कुछ इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, जिस वजह से फिर से इनकी फिजिकल कंडीशन सही नहीं हो रही, साथ ही ये मेंटली भी सफ़र कर रहे हैं। बस यही रीज़न है कि ये जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहे। लगता है आप इनके हद से ज़्यादा क्लोज हो, इसीलिए ये फ़िलहाल आपके साथ को चाहते हैं। तो बेटर होगा कि आप इनके पास ही रहे और इनका ख्याल रखें, खासकर इनकी आंखों के सामने लगातार रहे, जिससे ये इमोशनली थोड़ा स्टेबल हो जाए। ये सुनकर विंग जस्ट अपने हेड को नोट करता है। वो डॉक्टर बाहर आता है और सबकी तरफ एक स्माइल के साथ देखते हुए वहाँ से चला जाता है और सब फाइनली रिलीफ की ब्रीथ लेते हैं। विंग जो अपने फादर के पास वैसे ही बैठा हुआ था, वो वही वैसे ही सो जाता है। मॉर्निंग में विंग की नींद उसी के मोबाइल के रिंगटोन की आवाज़ से टूटती है। विंग तुरंत अपने मोबाइल को साइलेंट करता है और वो वी चांसे के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाकर बाहर आता है। वो रूम के डोर को बहुत धीरे से लॉक करता है और तुरंत कॉल को उठा लेता है। जैसे ही विंग कॉल उठाता है, वो बहुत हैप्पीली कहता है, गुड मॉर्निंग गर्ल। नीमिंजू भी विंग को मॉर्निंग विश करते हैं और साथ में हुसैन और मेंग्याओ भी। नीमिंजू फिर से अपने सवालों की बारिश विंग पर कर देते हैं। वो कैसा है, उसने खाना खाया या नहीं, वो फ्रेश हो चुका है या नहीं, और ऐसी बहुत सारी बातें। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और नीमिंजू को कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब बता देता है। जैसे ही नीमिंजू ये सुनते हैं, वो भी और मेंग्याओ हुसैन भी हद से ज़्यादा वरीड हो चुके थे। विंग नीमिंजू, मेंग्याओ और हुसैन से बात करते हुए ही नीचे की तरफ आ रहा था और वो उन सब से आगे के प्लान्स डिस्कस कर रहा था। विंग नीमिंजू और हुसैन को बताता है कि अब वो फिर से अपार्टमेंट में नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर ने उसे यहाँ रहने के लिए कहा है और विंग यहाँ अपने फादर के लिए ही आया है, तो वो ऑब्वियसली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा और जब तक वो वापस यूएस नहीं जाता तब तक वो अभी फ़िलहाल के लिए वे मेंशन में ही रहेगा। नी मिंजू, मेंग्याओ और नी हुसैन तीनों भी इस बात पे तुरंत अग्री हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली विंग भी
अपनी फैमिली का प्यार डिजर्व करता था। वो बात अलग थी कि विंग अब उस प्यार को चाहता नहीं था, पर ठीक है ना, अगर करीब रहने से कुछ मसले सॉल्व होते हैं तो वो ठीक है। यही सोचकर नी मिंजू विंग को परमिशन दे देते हैं। विंग बाद में नी मिंजू से बिजनेस रिलेटेड बातें करने लगता है। विंग स्टेयर्स से उतरकर सीधा किचन एरिया की तरफ जाता है और मेड से टी बनाने के लिए बोल देता है और वो बाहर की तरफ आने लगता है। वो देखता है कि लिविंग हॉल में ऑलरेडी बाकी सब बैठे हुए थे, पर विंग उन सब को इग्नोर करके सिर्फ नी मिंजू से बातें कर रहा था। साथ ही वो अपने टी के आने का इंतजार कर रहा था। सब ने विंग की बातें सुन ली थी, इसीलिए उन सब के फेस पर सॉफ्ट स्माइल थी, क्योंकि सब जान चुके थे ना कि विंग अभी वह मेंशन में ही रहने वाला है। इसका मतलब किसी को भी विंग को कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ऑलरेडी विंग वह मेंशन में आ गया। हर किसी की नज़र विंग पर थी, क्योंकि विंग हद से ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ऑब्वियसली वो अपने नाइट ड्रेस में भागते हुए रात को आया था, तो उसने ब्लैक कलर की शॉर्ट्स और टी शर्ट पहना हुआ था। उसके हेयर्स अभी भी मेसी थे और उसने वैसे ही मेसी बन बना के रखा था। उसकी आईज हल्की सी रेड थी और उसके पिंक लिप्स बात करते हुए सॉफ्टली मूव हो रहे थे। कुछ ही देर बाद मेड विंग के पास टी लेकर आती है। विंग तुरंत ही उस कप को हाथ में उठा लेता है और सीधा अपने रूम की तरफ, मतलब अपने पुराने रूम की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगता है। लेकिन विंग अभी अपने रूम में, मतलब अपने रूम के डोर के पास पहुंचा ही था, तभी वो कुछ सोच रहा है। बाद में वो डीप ब्रीथ लेता है और नी मिंजू से बाद में बात करने का कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। विंग तुरंत उस रूम में ना जाते हुए सीधा गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है। विंग एक गेस्ट रूम को सिलेक्ट करता है और वो उस गेस्ट रूम में चला जाता है। ये देखकर बाकी सब शॉक हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये विंग का मेंशन है, तो विंग के मेंशन में उसका खुद का रूम तो होगा ही, पर विंग अपने में रूम में ना जाकर वो गेस्ट रूम में गया। कुछ देर बाद विंग रेडी होता है और तुरंत ही बाहर आ जाता है। उसने अभी भी अपने वही क्लोथ्स पहन के रखे थे, बस वो फ्रेश हुआ था। विंग वैसे ही बिना ब्रेकफास्ट किए बाहर की तरफ जाने लगता है। यह देखकर कांसेसरन विंग को रोक देती है और उसे कहाँ जा रहे हो बेटा, ऐसा पूछने लगती है। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और कांसेसरन की तरफ देखते हुए कहता है, अपनी चीज़ें अभी भी अपार्टमेंट में ही रख के आया हूँ, तो ऑब्वियसली वही लेने जाऊंगा, क्योंकि ऐसे तो मैं घूम नहीं सकता। ये सुनकर कांसेसरन विंग से कहती हैं कि वो अपने रूम में जाए और अपनी चीज़ें यूज करे। ये जैसे ही विंग सुनता है, उसके फेस पर एक स्मक आ चुका था। वो कांसेसरन की तरफ देखता है और एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है, मेरी चीज़ें, मेरा रूम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिसेस वे, इस मेंशन में मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा कोई रूम है। इनफैक्ट ये मेंशन भी मेरा नहीं है। यहाँ मैं रहने के लिए मान चुका हूँ, तो मेरी एक मजबूरी है, या यूँ कहा जाए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। ना चाहते हुए भी उसे मैं फुलफिल कर रहा हूँ, तो मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। वैसे भी यहाँ मैं एक गेस्ट हूँ, सिर्फ 10 दिनों के लिए रहने वाला हूँ। उसमें से भी ऑलरेडी 2 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा दिन है। अगले 7 दिनों बाद मैं फिर से अपने घर, जिसे मैं अपना मानता हूँ और जहाँ मेरी सारी चीज़ें हैं, मेरे अपने लोग हैं जो मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके पास लौट जाने वाला हूँ। यहाँ परमानेंटली रहने नहीं आया हूँ मैं। इतना बोलकर विंग सीधा पलटता है और बाहर की तरफ जाने लगता है। ये देखकर कांसेसरन तो अपसेट हो चुकी थी, वही बाकी सब भी कहीं ना कहीं सैड फील कर रहे थे, पर कोई वहाँ ऐसा भी था जिसे विंग को ऐसे जाने देने में एतराज़ था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग की हाफ लेग्स शो हो रही थी और विंग इस आउटफिट में हद से ज़्यादा हॉट लग रहा था।
जैसे ही विंग आगे कदम बढ़ाने वाला था, अचानक पीछे से कोई उसका हैंड होल्ड कर लेता है और वो विंग को अपनी तरफ मोड़ लेता है। जैसे ही विंग सडन ये एक्शन फील करता है, वो आगे कुछ समझ पाता या कर पाता, इससे पहले वो एक ब्रॉड चेस्ट से टकरा चुका था। जैसे ही विंग खुद को थोड़ा स्टेबल करता है और ऊपर की तरफ देखता है, वैसे ही उसके सामने उस पर्सन का हैंडसम फेस था जिससे एक ज़माने में विंग हद से ज़्यादा प्यार करता था। विंग कुछ देर तो जैसे वांगजी की आंखों में खो ही चुका था, पर बहुत जल्दी विंग खुद को संभाल लेता है और वो दूसरी नज़र अपने हाथ पर डालता है जिसे वांगजी ने पकड़ के रखा था। विंग वांगजी से हाथ छुड़ाते हुए अपनी रूड वॉइस में कहता है, मिस्टर लैन, ये क्या बदतमीजी है। जैसे ही वांगजी विंग के मुंह से मिस्टर लैन सुनता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि इससे पहले विंग वांगजी को लंजान बुलाता था, या फिर लंजा, या फिर हैंडसम बनी, लानर गागा और न जाने क्या क्या, पर उसने कभी भी विंग के माउथ से अपने लिए मिस्टर लैन नहीं सुना। जैसे ही विंग ने वांगजी को मिस्टर लैन कहा था, विंग के हाथ पर वांगजी की जो पकड़ थी वो और भी ज़्यादा कसने लगी थी और विंग कहीं ना कहीं वो पेन फील भी कर रहा था। इसीलिए वो अपने हाथ को और भी स्ट्रांगली पीछे खींचते हुए कहता है, आई सेड लीव माई हैंड। विंग ने ये बात बहुत चिल्लाते हुए कही थी, पर वांगजी पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ था। वो विंग की तरफ स्ट्रांगली देखते हुए कहता है, ऐसे बाहर जाना गलत है, तुमने अपने पूरे कपड़े तक नहीं पहने हैं, जाओ और कुछ ढंग का पहन लो और बाद में बाहर चले जाना। जैसे ही विंग ये बात सुनता है, उसके फेस पर वही क्रीपी स्माइल आ चुकी थी। वो वांगजी की तरफ फुल्ली कॉन्फिडेंस से देखता है और कहता है, वाह मिस्टर लैन, आप तो बिल्कुल ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आप मेरे अल्फा हो और मैं आपकी हर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए मान जाऊंगा। क्या आप भूल चुके हैं कि आपसे मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, और अगर मेरे लिए किसी को कंसर्न होना है तो वो पर्सन्स ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ऑलरेडी मेरा एक अल्फा है, मेरे गगर है जो मेरा ख्याल रख सकते हैं, और रही बात मेरे ऐसे जाने की, तो ये मेरी फिक्र होनी चाहिए। मैं कैसे रहता हूँ, कैसे चलता हूँ, कि क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, क्या पहनता हूँ, इस पर आप में से किसी का भी कोई भी हक नहीं है। इनफैक्ट आप सब लोगों का मुझ पर कोई भी हक नहीं है, तो मेरे साथ ऐसा बिहेव करना बंद कर दो। इतना बोलकर विंग अपने हाथ को वांगजी से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर वांगजी ने जैसे ही विंग के माउथ से अपना अल्फा सुना था, वो हद से ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वो विंग के हाथ पर और भी ज़्यादा अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने पास खींचता है और अपने दूसरे हाथ से विंग की वेस्ट को ग्रैब कर लेता है। ये देखकर विंग हद से ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और उसकी आईज रेड हो चुकी थी। वो वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, आई सेड लीव मी। जैसे ही ये बात वांगजी सुनता है, उसकी भी आईज रेड हो चुकी थी। वो विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हारा अल्फा? हाँ। जैसे ही विंग ये फील करता है कि वांगजी उसकी बातों से ट्रिगर हो रहा है, विंग पता नहीं क्यों पर वांगजी की यह हरकतें इंजॉय करना चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी जेलस हो रहा था यार। पर विंग को भी इन हरकतों पे गुस्सा तो था, इसीलिए वो अपनी फुल स्ट्रेंथ से वांगजी को बैक पुश करता है, साथ ही वांगजी के हाथ से अपना हाथ भी छुड़ाता है और वांगजी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, यस मेरा अल्फा, आप भूल चुके हो 2 साल पहले ही तो हमारी शादी हुई थी। अब मैं सिर्फ वी वुशियान नहीं बल्कि नी वी वुशियान हूँ, नी हुसैन का ओमेगा पार्टनर। क्या आप भूल चुके हैं मिस्टर लैन, आप भी तो थे ना हमारी शादी में।
वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो अपनी आइज़ को टाइटली बंद कर लेता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैसे भूल सकता था उस दिन को जब उसका विंग हमेशा के लिए किसी और का ओमेगा बन चुका था। वांग जी समझ रहा था कि विंग जो बोल रहा है वो सच है, पर अभी भी वांग जी विंग से उतना ही प्यार करता था जितना वो 2 साल पहले करता था। तो कैसे वो अपने विंग को ऐसे बाहर जाते हुए देख सकता था। इसीलिए वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और बाद में वो अपनी आइज़ ओपन करके अपनी सॉफ्ट वॉइस में विंग से कहता है, विंग ऊपर जाओ और चेंज कर लो, ये सही नहीं लग रहा। तुम्हारे रूम में अभी भी तुम्हारे क्लोथ्स है, तुम्हारी मदर फादर ने उसे संभाल के रखा है, तो जाओ उसे चेंज कर लो और बाद में अपनी चीज़ें लेके आना। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा। ये सुनना था कि विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर से अपनी रूड वॉइस में कहता है, क्या आपने सुना नहीं, आपको मुझे रोकने का कोई हक भी नहीं है। और रही बात मेरे ऐसे जाने से, तो मैं ऐसे ही जाऊंगा। अगर मेरे अल्फा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बाकी किसी का तो सवाल ही नहीं उठता। वांग जी बार बार विंग की माउथ से अपना अल्फा सुन सुनकर हद से ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वो खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो कब तक खुद को होल्ड कर पाता। इसीलिए वो कुछ देर बाद अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और विंग के दोनों शोल्डर पर अपने दोनों हाथों से टाइटली होल्ड करते हुए उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, उसे अपना अल्फा कहना बंद करो। अब ये बात सुनकर विंग गुस्सा हो चुका था। विंग वांग जी के चेस्ट पर हाथ रखता है और उसे बैक पुश करते हुए कहता है, जो सच्चाई है उसे बोलने में क्या प्रॉब्लम है। अगर मेरी उससे शादी हुई है तो वो मेरा अल्फा ही हुआ, तो उसे अपना अल्फा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ। वैसे भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मेरा अल्फा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरी केयर करता है और मेरे लिए हमेशा ही वरीड रहता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर रिश्ते में ज़रूरी होती है, मेरा अल्फा मुझ पर 100% ट्रस्ट करता है। आप जानते हो, पिछले 2 सालों से मैं वहाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मेरे पास एक परफेक्ट फैमिली है। मेरे मिंजुग जो मेरा हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मेरी केयर करते हैं। मेरे याओग जो मेरे लिए हर रोज़ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाते हैं, वो भी अपने हाथों से। और मेरा अल्फा, उसकी तो क्या ही बात करूं। आपको पता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, हमेशा मुझे पैम्पर करता रहता है और मैं खुश रहूं इसके लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। मुझ पर 100% ट्रस्ट करता है, मेरे हर टेंट्रम्स को सहता है और मेरी हर विश को कंप्लीट करता है। सच में मैं बहुत खुश हूँ नी हुसैन जैसा अल्फा पाकर। ये सुनना था कि वांग जी की बॉटम लाइन टच हो चुकी थी। वो विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, यही तो रीज़न है ना कि उस दिन तुम मेरे साथ ना होकर उसके साथ थे। हमेशा से ही तुम दोनों एक दूसरे से ही प्यार करते थे। मैं वो थर्ड पर्सन था जो तुम दोनों के रिश्ते में आ चुका हूँ। मैं सोच रहा था कि 2 साल बाद तुम्हें जब देखूंगा तो तुम्हारी आंखों में मुझे गिल्ट नजर आएगा, पर नहीं, आई एम रॉन्ग। तुम बिल्कुल पहले की तरह हो, जिसे सिर्फ खुद की खुशी चाहिए, जिसे दूसरों के इमोशंस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला कितना हर्ट है, कितना परेशान है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जानते हो, जब तुम आ रहे हो ये मुझे पता चला था ना, मैं पागलों की तरह तुम्हारा एयरपोर्ट पे इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम मुझे वहाँ दिखे ही नहीं। दूसरे दिन भी मैं वह मेंशन में कितनी देर तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, पर तुम आए ही नहीं। और कल जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ डिनर के लिए आने वाले हो, जानते हो मैं कितना एक्साइटेड था। पागलों की तरह अपना सारा काम छोड़कर यहाँ भागते हुए बस तुम्हारी एक झलक देखने आया। लेकिन क्या दिखा मुझे? जिस इंसान से मैं आज तक भी पागलों की तरह प्यार करता हूँ, वो तो ऑलरेडी किसी और के साथ खुश है।
इनफैक्ट शायद वो मुझे पूरी तरीके से भूल भी चुका है। क्यों विंग, क्यों किया तुमने वो सब? क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? एक पल भी नहीं सोचा तुमने मेरे बारे में? अरे अगर तुम हुसैन से प्यार ही करते थे तो एक बार मुझे बोल देते ना, हट जाता मैं तुम दोनों के बीच से। लेकिन इतना बड़ा धोखा देने की क्या जरूरत थी विंग? तुम जानते थे ना कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ, तो क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ वो सब? क्यों विंग, बोलो। वांग जी की हर बात विंग के सीधा दिल पर लग रही थी। ऑब्वियसली वो इस इंसान से शायद इससे भी ज़्यादा प्यार करता है, आज तक करता है। विंग हैप्पी है अपनी फैमिली के साथ, पर सच तो ये है कि वांग जी की वो कमी आज भी उसकी लाइफ में वैसी ही है। वो आज भी वांग जी को भूल नहीं पाया है। यही रीज़न है कि वो आज तक मूव ऑन भी नहीं कर पाया। नी मिंजू ने, नी हुसैन ने, वेनिंग ने, मेंग्याओ ने विंग को कितने सारे अल्फाज से मिलाया, पर विंग हमेशा सबको रिजेक्ट कर देता है। रीज़न यही है कि उसके दिल में आज भी वांग जी है। आसान नहीं होता ना अपने सबसे पहले प्यार को इतनी आसानी से भुला देना। वांग जी की आईज में टीयर्स आ चुके थे ये सारी बातें बोलते बोलते, पर विंग वो अभी भी नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इमोशनल हो चुका तो फिर से उसके साथ वही सब होगा जो वो नहीं चाहता। इसीलिए वो जस्ट अपनी आईज रोल करता है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड रखकर वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ दिया मैंने धोखा, हाँ करता हूँ मैं हुसैन से प्यार। तुमने इस बात को अपनी आंखों से देख भी लिया ना, तो अब छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? क्यों अपने ये एहसान मुझ पर गिना रहे हो? क्या मैंने कहा था तुम्हें एयरपोर्ट पे आने के लिए? क्या मैंने कहा था वे मेंशन में मेरा इंतज़ार करने के लिए? क्या मैंने कहा था कल अपनी मीटिंग्स छोड़कर यहाँ पागलों की तरह भागने के लिए? या आज मैं कह रहा हूँ तुम्हें कि मुझ पर अपना हक जताओ? देखो लानवांग जी, हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, और मेरे अल्फा को ये बिल्कुल इससे आगे विंग कुछ बोल पाता, तभी विंग अपने नेक पर बहुत टाइट ग्रिप फील करता है, क्योंकि वांग जी विंग की नेक को बहुत टाइटली पकड़ चुका था और उसकी आंखों में आग उतरी हुई थी। साथ ही विंग जब वांग जी की आंखों में अब देख रहा था तो उसकी आंखों में बस आग नहीं उतरी थी, बल्कि वांग जी जिस पर उसका अल्फा हावी हो चुका था और उसकी आईज गोल्डन में शाइन कर रही थी। जैसे ही ये बात विंग देखता है, कहीं ना कहीं विंग टोटली शॉक हो चुका था, और जितना वो शॉक हो चुका था उससे कहीं ज़्यादा वो डर चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग एक अनमार्क ओमेगा है जिस पर वांग जी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि विंग के अंदर का ओमेगा आज भी वांग जी को अपना अल्फा मानता है। इसीलिए विंग ये नहीं चाहता था कि वांग जी का अल्फा रूप बाहर आए, क्योंकि अगर एक बार वांग जी अपने अल्फा फॉर्म में स्विच हो गया तो उसमें इतनी ताकत है कि वो विंग को भी एक ही पल में ओमेगा फॉर्म में चेंज कर सकता है, और बाद में विंग का ओमेगा तो ऑलरेडी अपने अल्फा की क्रेविंग हमेशा से ही करता ही आया है। इनफैक्ट विंग का ओमेगा विंग से हद से ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो ओमेगा जिसे अपना अल्फा मानता है, विंग ने उसे उसके अल्फा से दूर कर दिया है। इसीलिए इन सारी चीज़ों के लिए विंग का ओमेगा उसे ही ब्लेम करता है, और यही रीज़न है कि विंग के 3 मंथ बाद आने वाली हर हीट में विंग का ओमेगा उसे हद से ज़्यादा दर्द देता है, और विंग बिना कुछ कहे बस उस पेन को सफ़र करता है। विंग जिसके नेक पर वांग जी का हाथ था और वो लगातार विंग की नेक को प्रेस कर रहा था, जैसे ही ये बात बाकी सब देखते हैं वो सब भी विंग और वांग जी को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी विंग और बाकी सब भी कुछ फील करते हैं। वांग जी जिसका अल्फा टाइम टू टाइम स्विच हो रहा था, वो अपने फेरोमोन्स हद से ज़्यादा रिलीज कर रहा था, जिससे हर कोई वांग जी से दूर हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी एक डोमिनेटेड अल्फा था, तो उसके फेरोमोन्स हद से ज़्यादा अग्रेसिव थे जो हर किसी पर वर्क करते थे। जैसे ही विंग ये फील करता है, वो
वांगजी के पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि यही फेरोमोन्स उसे ट्रिगर कर सकते थे। विंग जैसे तैसे करके वांगजी के हाथ से छूट जाता है और वो बिना सोचे समझे वांगजी के फेस पर एक हार्ड स्लैप करता है, जिससे वांगजी अपने होश में आ सके। विंग का ये एक्शन बिल्कुल सही था, क्योंकि वांगजी तुरंत ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था और वो अपने एक गाल को पकड़ के विंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। विंग वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और अपनी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस में कहता है, क्या करना चाहते थे तुम लान वांगजी? क्या तुम भूल चुके हो कि मैं एक मैरिड ओमेगा हूँ, किसी और का हूँ? मुझ पर अपने फेरोमोन्स यूज करना चाहते थे तुम, और उसके बाद क्या हासिल करना चाहते थे? एक बात कभी मत भूलना लान वांगजी, कि मैं ऑलरेडी किसी और का ओमेगा मेट हूँ, किसी और का पार्टनर हूँ और उसके साथ लॉयल हूँ। तो आगे से ये बेवकूफ़ी करना बंद कर दो और साथ ही मेरा पीछा करना भी। इतना बोलकर विंग सीधा बाहर की तरफ चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी के वो स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स उस पर भी असर हो रहे थे। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my fanfiction, like, share and subscribe my channel. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.